नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। शूटर अरमान के साथ आया है शाइस्ता परवीन का वीडियो। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ये देखिए। शूटर अरमान के साथ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का वीडियो सामने आया है। 5 लाख के इनामी के साथ नजर आई है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। वीडियो में डोर टू डोर प्रचार करती दिख रही है शाइस्ता परवीन। अतीक की पत्नी को कवर करते नजर आ रहा है अरमान। हत्याकांड से कुछ दिन पहले का ये वीडियो दरअसल बताया जा रहा है। तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का वीडियो सामने आया है शूटर के साथ। शार्प शूटर कहा जाता है इसको, अरमान को। अतीक अहमद का शार्प शूटर है अरमान, और अरमान के साथ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन नजर आ रही है। ये वही अरमान है, ये वही शूटर अरमान है जिसके ऊपर प्रयागराज की पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित किया है। लेकिन फिलहाल शूटर सभी फरार हैं। लेकिन नए नए वीडियो पुलिस रोजाना जारी कर रही है, और ये नया वीडियो आया सामने जिसमें शाइस्ता परवीन शूटर अरमान के साथ नजर आ रही है। शुएब रिजवी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। शुएब, अरमान के साथ एक खूंखार शूटर अतीक अहमद का काफी करीबी शूटर अरमान, इसके साथ शाइस्ता परवीन नजर आ रही है। क्या कुछ जानकारी और इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कह रही है पुलिस? देखिए, ये वीडियो पिछले दिनों का बताया जा रहा है। पिछले दिनों जब शाइस्ता परवीन ने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया था, उसके बाद वो लगातार जनसंपर्क और बस्तियों में प्रचार कर रही थी। ये उस वक्त का वीडियो बताया जा रहा है, और उस वक्त वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं उसमें अरमान भी दिख रहा है, जो अब इस वक्त वर्तमान में प्रयागराज पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। उमेशपाल जो हत्याकांड था उसमें जो सीसीटीवी वीडियो आए थे उसमें बताया जाता है कि अरमान भी मौजूद था। लेकिन ये वीडियो पूर्व के दिनों का है, जब शाइस्ता परवीन लगातार जनसंपर्क और प्रचार कर रही थी बहुजन समाज पार्टी की। और इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अरमान शाइस्ता परवीन के आसपास ही दिखाई दे रहा है, कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ उनके जो समर्थक है वो भी इसमें दिख रहे हैं। हैंडबिल भी दिख रही है जिसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रचार के लिए वो दिया जा रहा है, डोर टू डोर कन्विंसिंग कर रही है, उसमें ये दिख रहा है। हालांकि इसके बाद जिस तरह से उमेशपाल की हत्याकांड हुआ, उसके बाद सीसीटीवी विजुअल आया, उसमें जिस अरमान के बारे में इस सीसीटीवी में दिख रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो शूट कांड में मौजूद था, और उस पर बाकायदा 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। फरार है पुलिस, और एसटीएफ की लगातार टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। लेकिन इसी बीच में सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड हुआ है, लोगों तक ये वीडियो आया है, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन के आसपास ही ये दिख रहा है। और सीधे तौर पर जिस तरह से आरोप लग रहे थे वो इससे जोड़ते हुए देखा जा रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए काम करते थे। जाहिर तौर सी बात है, नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले के, लेकिन पुलिस अब तक नहीं पता लगा पा रही है शुएब कि आखिरकार कहां है अरमान, गुड्डू बम्बाज कहां है, गुलाम कहां है, शाइस्ता परवीन कहां है? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। एसटीएफ जैसी टीमों को लगाया गया, और एक नहीं 10 से ज्यादा टीमें इस पर काम कर रही हैं। यहाँ से लेकर के नेपाल तक लोकेशन और इनपुट के जरिए तलाशी अभियान आगरा में, बिहार में कराया गया। लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनके तंत्र ज्यादा मजबूत है, इसीलिए शायद वो चकमा देने में लगातार कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन एसटीएफ और पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड कि जल्द ही वो इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन ये जरूर सवाल हो रहा है कि 1 महीने के करीब होने वाले हैं, लेकिन अभी तक सीधे तौर पर जो सीसीटीवी में विजुअल में जो शूटर दिख रहे हैं उन तक ना एसटीएफ पहुंच पाई, ना पुलिस पहुंच पाई। तो ये जरूर सवाल उठ रहा है कि आखिर कब इनको गिरफ्तार किया जाएगा, इन तक ये टीम पहुंच पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शुएब तमाम सर इस जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन फिलहाल 5 लाख के नामी शूटर्स के साथ देखी है शाइस्ता परवीन, जिसका नाम अरमान बताया जा रहा है, और अतीक अहमद का बेहद खास छर्रा है ये अरमान। ये वो छर्रा है जो अतीक अहमद के सबसे नजदीक रहता था, अतीक अहमद के लिए सुपारी लेता था और लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया करता था। और उसके साथ अब शाइस्ता परवीन का वीडियो, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है। उमेशपाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों के अवैध साम्राज्य पर योगी का बुलडोजर एक्शन मोड में है, और प्रयागराज के बक्सी मोड़ा इलाके में अतीक अहमद के साड़ू इमरान जई और अन्य कई सहयोगियों के 300 बीघे की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। जानकारी के मुताबिक बगैर लेआउट के अवैध तरीके से माफिया अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार ने प्लॉटिंग की थी। यहां पर कई बाउंड्री वॉल भी बनाई गई थी।
इसको विधिक प्रक्रिया अपनाने के बाद आज ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। ध्वस्त की गई अवैध प्लॉटिंग की अनुमानित लागत करीब 500 करोड़ बताई जा रही है, जिस पर यह धड़धड़ाता हुआ योगी सरकार का बुलडोजर चला है और अवैध कब्जे को नस्तेनाबूद किया गया है। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें अब जमानत भी मिल गई है, लेकिन अदालत के इस फैसले के साथ ही उनकी सदस्यता पर भी तलवार लटक गई है, क्योंकि किसी सांसद या एमएलए को 2 साल की सजा होने पर उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के दिग्गज रहे आजम खान के साथ साथ उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम के साथ भी ऐसा ही हुआ। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जिसको लेकर यह सजा सुनाई गई। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। और इधर सजा मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके महात्मा गांधी का कोट लेते हुए कहा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। कायर तानाशाह भाजपा सरकार श्री राहुल गांधी और विपक्ष से तिलमिलाई हुई है। ये कांग्रेस का ट्वीट आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही आगे लिखती है कांग्रेस पार्टी कि हम उनके काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं, राजनीतिक दिवालियेपन की शिकार मोदी सरकार ईडी पुलिस भेजती है, राजनीतिक भाषणों पर केस थोपती है, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ये बात कांग्रेस के द्वारा कही गई। ये ट्वीट दिखा रहे हैं आपको मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे, राजनीतिक दिवालियेपन की शिकार है मोदी सरकार, ईडी पुलिस भेजती है, राजनीतिक भाषणों पर केस ठोकती है, हम हायर कोर्ट का रुख करेंगे, हायर कोर्ट में अपील करेंगे। ये बात कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट किया। और क्या ट्वीट किया? उन्होंने कहा कि देश की मानहानि जनता की मानहानि है। यह कह रहे हैं अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। आगे अखिलेश ने लिखा, सौहार्द की मानहानि संविधान की मानहानि, उन्होंने बताया। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने ट्विटर में आगे लिखते हैं, भाजपा पर ऊपर लिखित ना जाने कितने प्रकार के मानहानि के मुकदमे होने चाहिए और विपक्ष को नगण्य मुकदमों में फंसाकर अपना राजनीतिक भविष्य साधने वाली भाजपा विपक्ष की ताकत से डर गई है। तो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद लगातार सियासी पारा हाई है। इस बीच कई बड़े नेताओं का बयान सामने आ रहा है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनाते हैं। विस्तार से हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें हमारे जो मीडिया के चेयरमैन हैं या हमारे जो सेक्रेटरी इंचार्ज है वो सविस्तर से आपको बताएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? नहीं, मेरा रिएक्शन तो वही पार्टी का रिएक्शन होगा और हम यही चाहते हैं कि इसका हमको अंदाजा लग रहा था कि ये लोग जब बार बार बुलाना ये करना कर रहे थे तो उन्होंने तो उनको शिक्षा दी है, लेकिन हम बेल भी मिला है। आगे की रणनीति क्या होना चाहिए हम देखेंगे। Sir, 2 years of conviction. Any possibility of disqualification in this, sir? Let us see. We are now on find out the ways. सर बीजेपी हमला बोल रही है, लेकिन राहुल गांधी पर सजा के बाद राहुल जी को सजा हुई है, उस पर बीजेपी हमला बोल रही है। बीजेपी हर चीज पे हमला बोलती है। कौन सी चीज छोड़ी है? और खुद को छोड़ के बाकी के ऊपर उंगली दिखाते हैं, दूसरों को एक उंगली दिखाते हैं, लेकिन 4 उंगलियां उनके तरफ दिखाते। डेमोक्रेसी के हालात जो देख रहे हैं, क्या हो रहा है डेमोक्रेसी को लेके, लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं हम लोग। आज जुडिशरी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई
जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी आज तक, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जम करके हो रहा है। तो जो ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं, हर फैसला प्रभावित होते ही होता है। वही माहौल बन गया, वही माहौल बन गया है। और राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट, पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो जमाना और था, ये जमाना और, इतना फर्क है। उस जमाने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे, और पॉलिटिकली जो लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल आरोप होते हैं, जिससे कि जनता को मैसेज देना पड़ता है कि मोदी नाम के लोग जो हैं वही क्यों ये मतलब ऐसी हरकतें करते। इसका मतलब भी होता है कि मोदी के सरनेम में जो लोग हैं उनको लगता है प्रधानमंत्री हमारा आदमी है, हमें बचा लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये भी तो मतलब होता है उसका। इसमें मोदी जी के बारे में क्या उसका समझ हो सकता है, मुझे पता नहीं। राहुल गांधी जी ने जब कहा तो ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था, उसको लेके इस प्रकार से कोर्ट में भेजा गया। पर ये तो जुडिशरी, अभी तो फैसला हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा। और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, उसमें ये कामयाब नहीं हो गए। सर, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जो ताकतें देश को कंडेम करना चाहती हैं या तोड़ना चाहती हैं, मैं ऑनेस्टी से अपनी बात कहता रहूंगा, वो लगातार बिल्कुल कहते रहेंगे। राहुल गांधी एक बहुत ही साहसी, हिम्मत वाला शख्स है, और मोदी जी जैसे व्यक्ति से मुकाबला वही कर सकते हैं। एनडीए गवर्नमेंट से मुकाबला करने में राहुल गांधी सक्षम है। आप देख लो, अकेला मुकाबला करता आ रहा, वो लंबी यात्रा निकल। जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के ही कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया, उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ बाकी को। और एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में भाजपा दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए अपने बयान जारी किए। क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद ने, सुनिए। ये सवाल मुझे करने हैं। मैं देख रहा था कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं सत्य और अहिंसा में विश्वास करता हूं। क्या सत्य और अहिंसा में विश्वास करना लोगों को अपमानित करना है? देश को जाति सूचक गाली देना है? जो उन्होंने कहा मैं उसको दोहरा नहीं सकता, आपके सामने है कि कितनी वो भद्दी बात उन्होंने कही। अगर राहुल गांधी को अपने जिद से लोगों को अपमानित करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है, तो जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। द लॉ ऑफ इंडिया इज दैट इफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डिफेम्ड by defamatory comment, by abuses, by scurrilous comments, by scandalous comments, then he has got the right to seek redress. क्या कांग्रेस पार्टी को इस पर भी परेशानी है क्या कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहे? ये तो नहीं हो सकता ना। अगर देश में कानून का राज है तो कानून का राज चलेगा। शहीद दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी के मोदी हटाओ देश बचाओ कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। सीएम केजरीवाल ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ की। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में पोस्टर लगाने को लेकर हुई एफआईआर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पोस्टर लगाने पर अंग्रेजों के शासन में एफआईआर नहीं हुई थी, लेकिन आजादी के इतने साल बाद पोस्टर लगाने पर 138 एफआईआर दर्ज कराई गई और 6 लोगों को अरेस्ट किया गया।
उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुरादाबाद पहुंचे। डिप्टी सीएम यहां भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने अपने दौरे के दौरान राहुल को कोर्ट में सुनाई गई सजा पर कहा राहुल की पार्टी को न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। साथ ही मौर्य ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को खत्म करने की जरूरत नहीं है, जो अच्छा काम नहीं करेगा जनता उसे खुद खत्म कर देगी। जिसके बाद डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, वो सत्ता के लिए बेचैन है। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष को खत्म करने की जरूरत नहीं है, जनता स्वयं अगर जो अच्छा काम नहीं करेगा उन्हें खत्म कर देगी। मुझे लगता है श्री अखिलेश जी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में, वो सत्ता के बिना बेचैन है और वह अपना जो सर्वोच्च है वह 2022 में प्राप्त कर चुके हैं। अभी सत्ता उनके आसपास कभी कहीं मुझे जो लगता है राजनीतिक दृष्टि से मैं भी जो समझ रखता हूँ, अभी समाजवादी पार्टी की या सैफई परिवार की सत्ता अभी शताब्दी में तो आने की संभावना नहीं। ये माननीय न्यायालय के द्वारा किसी को भी सजा सुनाई जा सकती है, पहले भी सुनाई गई है। श्री राहुल गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको यह सजा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय की जो भी मतलब सजा है या न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश दिया गया है उसका सबको सम्मान करना चाहिए और श्री राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को भी माननीय न्यायालय के उधर श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह की जमीन के मालिकाना हक को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे की बात पर सीनियर डिवीजन कोर्ट सुनवाई हुई और जहां आशुतोष पांडे ने मांग की है कि शाही ईदगाह का कोर्ट कमीशन नियुक्त करके वास्तविक सर्वे कराया जाए ताकि वहां की जो स्थिति है वो कोर्ट के सामने आए। इसके बाद कोर्ट ने 31 तारीख को शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट कमीशन नियुक्त किया है। वहीं शाही ईदगाह के पक्षकार अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि कुछ लोग बाहरी यहां आए हैं और उन्होंने बिना वजह वाले केस दायर किए हैं। मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए केस को 7 रूल 11 के तहत मेंटेबल और नॉन मेंटेबल पर फैसला सुनाने की मांग की। न्यायालय ने 31 मार्च को अपने आदेश के लिए तारीख लगाई है और हमें उम्मीद है कि हिंदू पक्ष में ही निर्णय आएगा, ये हमें उम्मीद है। क्या मांग की गई थी महाराज जी? हमने मांग किया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि जो हमारा भगवान का जन्मभूमि है वहाँ सर्वे होना चाहिए, क्योंकि 7/11 का इसमें कोई वो नहीं लगता है जब तक ये नहीं पता चलेगा कि वो किसका घर है, अल्लाह का घर है इनके या हमारे भगवान का घर है। इसलिए सर्वे होना जरूरी है और माननीय न्यायालय से हमने अपील किया है कि सर्वे हो और अब उसमें आदेश में लगी है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।